हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी BPSC असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की मॉक टेस्ट सीरीज़। दो क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस MCQ प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए। ये थर्ड लेक्चर है, इसमें 15 क्वेश्चंस मैं हर सीरीज़ में डाल रहा हूँ, तो मे बी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रैक्टिस इन सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट? निम्न में से कौन सा ठोस अपशिष्ट उपचार में एक अभ्यास है? गिट रिमूवल, इंसिनरेशन, UASB या UV फिल्टर? तो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर दीजिए, मैं आपको सोचने के लिए टाइम दे देता हूँ। ओके, तो इसका आंसर होगा इंसिनरेशन। ग्रिट रिमूवल क्या होता है? ग्रिट रिमूवल इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। जो सीवेज का वाटर होता है उसको जो आप ट्रीटमेंट करते हो तो उसका एक टाइप है, उसमें एक प्रोसेस है ग्रिट रिमूवल। ठीक है, गाद को हटाने के लिए जो होता है दैट इज़ नोन एज ग्रिट रिमूवल। ये हम जब अपना सीवेज की ट्रीटमेंट करेंगे, सीवेज प्लांट में ट्रीटमेंट करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा। अभी आप सिर्फ इंसिनरेशन को समझेंगे। अब मैं कल या परसों में आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसमें इंसिनरेशन को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस हमने कर लिए हैं अपने थ्योरी क्लास में, और अब हमें थर्मल प्रोसेस पे ही जाना है, तो उसमें हम इंसिनरेशन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इंसिनरेशन क्या होता है। रेस्ट जो दो ऑप्शंस हैं, UV फिल्टर, तो ये भी आपको पता होगा वाटर प्योरीफायर में यूज़ होता है। आपके घर में भी जो कॉमनली वाटर प्योरीफायर होते हैं तो वो UV वाले ही अब चल रहे हैं, UV फिल्टर जो होते हैं। और अगर आप UASB की बात करो तो UASB का भी सेम प्रोसेस है कि वो वाटर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो इसमें इंसिनरेशन होता है, ठोस अपशिष्ट को मैनेज करने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए उसके इंसिनरेशन यूज़ होता है, इंसिनरेटर। ठीक है, इंसिनरेटर कैसे वर्क करता है ये मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। सपोज आपके पास देखिए एक ट्रॉली है, ट्रॉली वाले व्हीकल्स हैं जो आपके वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंसिनरेटर प्लांट एक जगह लगा हुआ है, ये आप देख रहे हो इंसिनरेटर प्लांट लगा हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने लाके अपना कूड़ा फेंक दिया, आप देख सकते हो डिस्चार्ज कर रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कलेक्शन पॉइंट बना रखा है, एक रिफ्यूज़ बंकर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वेस्ट इज डम्प्ड इनटू रिफ्यूज़ बंकर, ये एक रिफ्यूज़ बंकर था, यहाँ पे इन्होंने वेस्ट को डंप कर दिया। सेकेंड पॉइंट क्या है, अब क्रेन जो है इसने यहाँ से उठा के कूड़ा यहाँ से, ये आप देख सकते हो ना क्रेन ये, ठीक है, और ये हॉपर है जो आपका इंसिनरेटर है, इसका एक हॉपर। हॉपर क्या होता है, लाइक आप चिमनी देखते होंगे ना, सपोज आपने तेल करते हैं आप किसी चीज़ में, ठीक है, तो उसमें भी आप देखते होंगे एक कीप लगा देते हैं। सेम प्रोसेस हॉपर काम करता है कि एक कीप के तरीके से। ठीक है, तो ताकि बिखरे ना का कूड़ा ना, तो वो लगा देते हैं आप हॉपर। तो सेकंड प्रोसेस में क्रेन मूव्स मटेरियल फ्रॉम बंकर टू हॉपर। जो इंसिनरेटर का हॉपर था उसमें क्रेन यहाँ से पिक करके कूड़ा डाल देती है। अब थर्ड प्रोसेस क्या है, वेस्ट इज बर्न इन इंसिनरेशन चैम्बर। अब यहाँ पे वेस्ट को बर्न किया जाता है, आप देख सकते हो इंसिनरेशन चैम्बर है। ठीक है, तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ फायर आपका वेस्ट बर्न किया गया। फोर्थ प्रोसेस क्या है, एश इज कलेक्टेड एंड रिमूव फ्रॉम प्लांट। अब जलने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो जलेगा एटलीस्ट, अगर सारा भी ना जले तो कुछ तो राख बनेगी, ऑल्दो विघटित होगा वो। ठीक है, उसमें गैसेस निकलेंगी बट जल भी जाता है, और जलने के बाद राख बचती है। ठीक है, तो वेस्ट के बाद कुछ राख बची, एश इज कलेक्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट। यहाँ से एश नीचे जो गिर रही है, ठीक है, इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है कि एश जो है वो नीचे गिरती रहे, तो उसको इन्होंने कलेक्ट करा, और उसका आज के टाइम पे मल्टीपल यूज़ हो रहे हैं एश के। ये नहीं है एश खराब है, ठीक है, राख के भी मल्टीपल यूज़ हो रहे हैं। लाइक राख से मैंने आपको बताया था फ्लाई ऐश ब्रिक बन रही हैं, जिन्हें ऐसी ब्रिक बन रही हैं जिनको फ्लाई ऐश ब्रिक बोला जाता था। और आपको पता होगा कि जो
ब्रिक लेडी ऑफ बिहार हैं, उन्होंने भी फ्लाई ऐश से ही ब्रिक्स बनाई थी। मतलब जो ईंट बनती हैं वो राख से बनती हैं, तो उन ईंटों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उन ईंट के फ़ायदे क्या हैं, वो बहुत लाइट वेट होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, ठीक है। तो अगर आप इतनी हल्की ईंटें घर में लगाते हो, तो अगर सपोज दैट आपका घर एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे आपको उतनी क्षति नहीं पहुँचेगी कि कोई भी अगर कैजुअलिटी होती है तो आप सेफ रह सकते हो, बेटर देन जो आपके इस टाइम पे हम कॉमनली यूज़ करते हैं ना ईंटें, जो भी ब्रिक्स यूज़ करते हैं मिट्टी की होती हैं वो, तो वो काफ़ी हार्ड वेट होती हैं। तो अगर वहाँ पे भूकंप आ जाता है, वो आपका कोई होना नहीं चाहिए कि आपका कोई भी घर है वो डिमोलिशन कर जाए, बट अगर सपोज दैट आपका भूकंप, आपके एरिया में भूकंप आया और आपका घर डिमोलिश कर गया, तो आप ये चाहेंगे ना कि कम से कम आपको नुकसान हो। तो इसलिए फ्लाई ऐश की जो ब्रिक्स होती हैं वो बहुत लाइट वेट होती हैं, वो बेनिफिशियल होती हैं इस जगह पे। इसलिए आज के टाइम पे सरकार ने कंपलसरी भी कर दिया है कि कुछ चीज़ें फ्लाई ऐश ब्रिक्स से ही बननी चाहिए। इसके बाद क्या प्रोसेस है, फिफ्थ प्रोसेस है बैग हाउस फिल्टर हेल्प क्लीन एयर बिफोर इट इज़ रिलीज्ड दो चिमनी। ठीक है, ये बैग हाउस से कुछ गैसेस जो बाहर निकलती हैं, ये आप पाइप लगा हुआ देख सकते हो, और यहाँ से गैस खुले में चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फिल्टर्स लगा देते हैं कि इसमें अगर इसमें भी कुछ हानिकारक गैसेस हैं तो उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिल्टर, और रेस्ट आपके एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज कर देता है। एंड फाइनल क्या है, हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट स्टीम एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसका क्या यूज़ करते हो। आपने प्लांट जिस भी पर्पज से लगाया, आप एनर्जी को उस टाइप से यूज़ कर सकते हो, कि बिकॉज एनर्जी मल्टीपल यूज़ कर सकते हो आप एनर्जी के, इसलिए बोला जाता है बेस टू वेल्थ। ये प्रोसेस है बेस टू वेल्थ। आई होप आपको इंसिनरेटर समझ में आ गया होगा, बट डिटेल में हम इसको अपनी थ्योरी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैंने आपको एक MCQ के हिसाब से बता दिया है कि अगर आपको वहाँ पे कुछ किसी और ऑप्शन के साथ कन्फ्यूज़न ना हो तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिटर इज़ ए प्रॉब्लम एज, लिटर एक समस्या है क्यों? इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, क्या इसका उपचार नहीं किया जा सकता? इट कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड, क्या इसको पृथक्करण नहीं किया जा सकता? इट कैन नॉट बी कलेक्टेड, क्या इसको स्टोर नहीं किया जा सकता? इट कंसिस्टेंटली रिमेन इन द सोसाइटी, मतलब ये लगातार लंबे समय तक आपकी जो सोसाइटी है, जो समाज है, वहाँ पे बना रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि आप लिटर जो है उसको ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको लिटर की डेफिनेशन अच्छे से पता होगी, अदरवाइज़ मैं आपको अभी लिटर की डेफिनेशन बता दूंगा। उससे पहले ये MCQ सॉल्व कर लेते हैं। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, तो ट्रीट तो हम कर सकते हैं लिटर को, इसलिए ये गलत हो गया। सेग्रीगेटेड भी हम कर सकते हैं। कलेक्ट ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, अगर हमारी विल अच्छी है, हमारी विलनेस है कि हाँ हमें इस वेस्ट को कलेक्ट करना चाहिए, तो ऑब्वियसली हम वेस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। बट इट कंसिस्टेंटली रिमेन इन द सोसाइटी, ये गलत है। तो इसका बेस्ट आंसर यही है, लिटर इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज इट कंसिस्टेंटली रिमेन इन द सोसाइटी। आप सोसाइटी में पड़ा रहता है, ठीक है, ढेर लग जाते हैं कूड़े के गली मोहल्लों में, दैट्स वाई लिटर प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आप उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करते हो तो लिटर प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लिटर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। लिटर कंसिस्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट दैट हैव बीन डिस्कार्डेड इनकरेक्टली विदाउट कंसेंट एट एन इनसुटेबल लोकेशंस। लिटर ऐसा अपशिष्ट होता है, ऐसे उत्पाद होते हैं जिन्हें गलत तरीके से आप इधर उधर छोड़ देते हैं अपनी सामान्य आदतों के रूप में, और बिना किसी की सहमति के अनुपयुक्त स्थान पर। लाइक लिटर को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक रेस्टोरेंट से गए या फिर आप नॉर्मल किसी भी कन्फेक्शनर शॉप पे गए, वहाँ से आपने एक कैन ली, ठीक है, कैन मोस्ट प्रोबेबल लिटर में आता है। एंड एक और है सिगरेट बट्स जो होते हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबल आपके लिटर हैं। सपोज दैट आपने कैन ली एक, ठीक है, आपने उसमें से जो भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक थी आपने वो तो पी ली, ऑब्वियसली बात है, वो तो आप फेंकोगे नहीं। लेकिन उसके बाद क्या करा, आप चलते जा रहे थे, आपकी जैसे ही कैन में सॉफ्ट ड्रिंक खत्म हुई, आपने उसको फेंक दिया। ये प्रॉब्लम है और यही लिटर है।
तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद लिटर मीन्स टू ड्रॉप एंड लीव ऑब्जेक्ट ऑफन मीन मेड सच एज एल्यूमिनियम कैंस, पेपर कप्स, फूड रैपर्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस और प्लास्टिक बोटल्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको थ्योरी क्लास में बता दिया, मुझको रिपीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इलीगल ऑब्लिगेशंस टू इट। भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा निषिद्ध है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसके लिए कानूनी दायित्व बनाता है? आर्टिकल 38, 41 और 42, 43 कौन सा इसमें से है? तो बताइए आप मेरे को। इसका आंसर है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 डीपीएसपी में आता है। अगर आपको शायद ना पता हो डीपीएसपी, तो मैं आपको थोड़ा सा ही बता देता हूँ। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट्स जो भी अपनी पॉलिसी को डेवलप करते हैं, तो वो इन डीपीएसपीज जो हैं हमारे, उनको ध्यान में रखकर ही अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो ठीक है, उसमें आर्टिकल 42 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सरकार जो भी नियम बनाएगी, मैले ढोने के, व्यक्तिगत रूप से मैला नहीं ढोना चाहिए, ऐसी नियम नहीं बनाएगी। अनुच्छेद 42 कार्य और मातृत्व राहत की न्यायोचित और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान करता है, और उसी ने मतलब यूएनएचआरसी ने भी इसके लिए कुछ अपने मापदंड निर्धारित किए थे। और फिर हमारा जो कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, तो उसने भी गाइडलाइंस स्पेशली प्रोवाइड कराई कि मैनुअल स्कैवेंजिंग खतरनाक है। आज पहले क्या होता था कि सीवेज में आदमी को उतार दिया जाता था। ठीक है, सीवेज में आपको पता है कि क्या होता है, सेप्टिक टैंक ही ये तो है एक सीवेज। वहाँ पे हमारे जो टॉयलेट्स हैं, लेटरिन्स हैं, तो उनका स्लज जाता है सीवेज में। अब वहाँ पे आदमी को उतार दिया जाता था। स्लज चौक हुई, आदमी को उतार दिया कि आप जाओ वहाँ पे से सफाई करो, उस सारे गंदगी को आप अपने उठाओ, बाहर निकालो हाथों से। अब क्या करते हैं कि सक्शन पंप आ गए। मैंने आपको सक्शन पंप से इंट्रोड्यूस कराया था अपनी थ्योरी क्लास में। अब उनसे काम होता है। तो ये आपके जीवन स्तर को उठाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, अब किसी को ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो काम ऑब्वियस सी बात है, जो काम मशीन्स कर सकती हैं, तो वो काम इंसान क्यों करे? कोई भी इंसान हो, किसी भी कास्ट का इंसान हो। ठीक है, तो इसलिए ऐसी गाइडलाइंस आई हैं। और ये आर्टिकल 42 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन करता है कि स्टेट जो भी पॉलिसी बनाएगा, तो उसमें काम की न्यायोचित दशा होनी चाहिए। ठीक है, और मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, उस पर रोक है। आप अगर देखते हो तो वो गलत है, आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्वीपिंग कॉमनली प्रैक्टिसेस इन इंडिया। भारत में आमतौर पर सफाई नियमितता की आवर्ती का मिलान करें। इसमें मार्केट एरिया है आपका, हाईवे और ओपन स्पेस। सामने आपको मिलान करना है डेली, ओकेजनली या रेयरली। ठीक है, तो मार्केट एरियाज जो होते हैं वो तो आपके डेली होते हैं। सॉरी, मैंने गलती से आपका कर दिया। मार्केट आपके डेली। अब हाईवेज जो होते हैं, आपने कभी हाईवेज को देखा है साफ़ करते हुए? बहुत रेयर कभी देखा होगा। तो हाईवेज जो होते हैं वो रेयरली साफ़ होते हैं। ओपन स्पेस जो होता है वो आपका ओकेजनली होता है। मतलब है तो मीनिंग उसका भी रेयरली ओपन स्पेस का। सपोज दैट आपके यहाँ पे कोई फंक्शन है, आपने देखा हमारे घर पे के सामने एक प्लॉट पड़ा है, तो आपने उसको साफ़ करा लिया, दैट इज़ नोन एज ओकेजनली। जब आपके यहाँ पे कोई अवसर आया तब आपने उस ओपन स्पेस को साफ़ करा लिया। तो इसलिए बेस्ट आंसर 1 का ए, सेकंड का सी और थर्ड का बी, इसलिए आपका वी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इनिशिएट इट्स एम्बिशियस प्रोग्राम दैट इज जीरो डंप साइट। निम्न में से कौन सा राज्य शून्य डंप साइट के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है? तो आप भी सोचिए इसका आंसर, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश जो है उसने लक्ष्य जीरो डंप साइट रखा है। लक्ष्य जीरो डंप साइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड 235 करोड़ लेगेसी बेस्ड रिमेडिएशन प्रपोजल ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस इज द लार्जेस्ट वन टाइम अप्रूवल ऑफ फंड फॉर लेगेसी डंप साइट रिमेडिएशंस। क्या मतलब है इसका? मतलब आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था
जीरो डंप साइट का, तो उसे नाम दिया गया लक्ष्य जीरो डंप साइट। ठीक है, अब भारत सरकार ने क्या करा है, आंध्र प्रदेश को 235 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी है। ठीक है, अपशिष्ट के जो उपचार है उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और उसके लिए एक फंड प्रोवाइड करा है 235 करोड़ रुपए। ठीक है, यह डंप साइट उपचार के लिए धन का सबसे बड़ा एक बार का अनुमोदन है, मतलब किसी भी राज्य को एक बार में अब तक इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी अमाउंट में पैसा नहीं दिया गया है। चूंकि लक्ष्य तो आप देखिए ना, जीरो डंप साइट इतना बड़ा लक्ष्य है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जीरो डंप साइट अगर कोई इतनी बड़ी विलनेस दिखा रहा है कोई स्टेट, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर को उसमें योगदान करना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, करंट से ओरिएंटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड बिहार फर्स्ट रबर डैम कंस्ट्रक्शन अनाउंस्ड? बिहार में पहले रबर बांध निर्माण की घोषणा कहाँ हुई है? आपके ऑप्शन हैं वेस्ट चंपारण, पटना, जमुई या फिर गया। तो आपको भी आई थिंक इसका आंसर पता ही होगा, तो ये है गया। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बिहार का पहला रबर डैम गया के फल्गु नदी में देवघाट के समीप बनने जा रहा है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने पिछले 23 सितंबर 2020 को इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया। रबर डैम के बन जाने में सालों भर फाल्गु नदी में 3 मीटर पानी हमेशा रहेगा, जिससे विष्णुपद मंदिर व पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं को साल भर पिंडदान, तर्पण व श्राद्ध क्रम के लिए पानी मिल सकता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, फल्गु के किनारे पिंडदान बहुत ज़्यादा होता है। आप सबको मुझसे ज़्यादा बेटर पता होगा, बिकॉज आप तो स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पिंडदान वहाँ पे होता था। उसमें क्या होता था कि पानी कम हो जाता था, सूख जाता था, मैं भी शायद बिल्कुल ही सूख जाता हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये प्लान किया है रबर डैम बनाने का, जिससे पानी एटलीस्ट 3 मीटर यहाँ पे रहेगा, जैसा उन्होंने बताया। ठीक है, उनके कुछ रिसर्च होंगे तो उसमें उन्होंने बताया कि 3 मीटर पानी रहेगा। अच्छी बात है, अब किसी भी टाइम पे जाके लोग पिंडदान कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा और मतलब श्रद्धा मेनली, श्रद्धा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मस्त है, लोग पिंडदान करते ही हैं और ऑब्वियस सी बातें करना भी चाहिए पिंडदान, जैसा हमारे संस्कृति में है, जैसे हमारे रिचुअल्स हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम पिंडदान करते हैं और हमें उससे अच्छा लगता है तो ऑब्वियस सी बातें हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बीपीए? बीपीए क्या है? बीपीए में आपको फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, बायोलॉजिकली प्रोटेक्टेड एक्शन, बिसफिनॉल ए, बेंजोफॉस्फोरिक एसिड या फिर बेस पर एसिड। इसका आंसर है बिसफिनॉल ए। बिसफिनॉल ए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिसफिनॉल ए इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ फिनोल एंड एसीटोन। आप देख सकते हो, दिस पार्ट कम्स फ्रॉम एसीटोन। ये दो फिनोल्स लगे हुए हैं। ठीक है, इट इज कलरलेस सॉलिड विच इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और तो आपको इसकी प्रॉपर्टी इतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, और अदरवाइज अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको बिसफिनॉल के बारे में अच्छे से पता होगा। रेस्ट अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, तो उनको भी बिसफिनॉल के बारे में पता होगा, बिकॉज इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में ये पॉइंट काफ़ी इलेबोरेट किए जाते हैं बिसफिनॉल ए का, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं बिसफिनॉल ए के, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इट लार्जेस्ट सिंगल एप्लीकेशन एज अ कोमोनोमर इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीकार्बोनेट्स एंड टू ए मच लेजर एक्सटेंट पॉलीसल्फोनेट्स। ठीक है, इससे पॉलीकार्बोनेट पॉलीसल्फोनेट्स बनते हैं और ये मोनोमर की तरह काम करता है आपके जो पॉलीमर बना रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अब इसकी प्रॉब्लम क्या है बिसफिनॉल ए की? बिसफिनॉल ए पैकेजिंग में यूज़ होता है, इससे जो पॉलीमर बना वो आपकी फूड पैकेजिंग में यूज़ होता है। लेकिन फूड पैकेजिंग में आप यूज़ कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये लीच करने लगता है। लीच क्या करने लगता है? मतलब जो आपने पन्नी बनाई ना, इससे सपोज दैट आपने पन्नी बनाई, उसमें खाना भर दिया, अब उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकल के, कुछ कंपाउंड जो भी आपका है वो निकल के ना खाने में मिक्स होने लगता है, तो जिससे टॉक्सिसिटी आ जाती है खाने में। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और कहा है कि बिसफिनॉल ए से आपकी पैकेजिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे आप स्विगी वगैरह से ऑर्डर करते हो ना, पहले डोमिनोज, स्विगी, किसी भी चीज़ से आप ऑर्डर करते थे तो प्लास्टिक में आता था, तो उसमें बिसफिनॉल ए की जो पॉलीमर्स होते थे उसमें रख देते थे, तो उस वजह से क्या होता था, वो लीचिंग करती थी खाना में। अगर आपने सपोज दैट सब्जी आपकी गर्म है, आप कहते हो भाई सब्जी गरम मंगा दे मेरे को, तो ठीक है, आप स्विगी से कहते थे गरम सब्जी नहीं आई यार तो बेकार है, तो वो गरम सब्जी लाते थे। अब गरम में क्या होता था, वो जल्दी लीच करता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं
कि आप बिस्फेनॉल से उसकी पैकेजिंग मत करिए, या फिर और भी कुछ क्राइटेरिया हैं। अब उससे भी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आप ये ध्यान रखिए कि ये पॉलीकार्बोनेट है। बिस्फेनॉल ए जो है, जब ये पॉलीमर बनता है तो ये पॉलीकार्बोनेट के फॉर्म में बनता है। ये क्वेश्चंस मैं आपको इतना इम्पॉर्टेंट है, ये इसी साल 2021 में ये यूपीएससी में पूछा था कि बिस्फेनॉल ए क्या है। ऑप्शंस थे पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरेथेन, इस टाइप के ऑप्शंस थे। तो ये क्वेश्चंस यूपीएससी 2021 में आया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, उन्होंने सिर्फ ये पूछा था बिस्फेनॉल ए क्या है, मतलब कैटेगरी के हिसाब से पॉलीकार्बोनेट है, यूरेथेन है, तो इसका आंसर था पॉलीकार्बोनेट। जिन बच्चों को पता होगा ये कर दिया होगा, अदरवाइज जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, तो इसलिए आप भी इसको कवर कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार बोन नेशनल वाटर अवार्ड? बिहार के किस जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता है? पटना, पूर्णिया, ईस्ट चंपारण या वेस्ट चंपारण? ठीक है, तो ये ईस्ट चंपारण ने जीता है। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर अनाउंस थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड, इन्होंने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय संभालते हैं। ठीक है, तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का ईस्ट जोन में जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसका अवार्ड जीता आपके ईस्ट चंपारण बिहार ने। बेस्ट विलेज पंचायत का अवार्ड ईस्ट जोन में, क्योंकि आप ईस्ट जोन में पड़ता है आपका स्टेट, तो उसका जीता तेलीहारी पंचायत, गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है बिहार ने। ठीक है, तो दोनों याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बेस्ट स्टेट की बात करें तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड उत्तर प्रदेश ने जीता, सेकंड इसको फॉलो किया राजस्थान ने, और थर्ड फॉलो किया तमिलनाडु ने। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यही है थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड में कि स्टेट में अगर आपके फर्स्ट सेकंड पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके स्टेट स्पेसिफिक पूछ सकते हैं तो आपके स्टेट स्पेसिफिक ने 2 अवार्ड विन किए हैं, जो एक है आपका बेस्ट डिस्ट्रिक्ट और एक है बेस्ट विलेज। ठीक है, तो दोनों आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर वॉल्यूम रिडक्शन, मात्रा में कमी के लिए नगर निगम द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? अल्टीमेट एनालिसिस, सिक्वेस्ट्रेशन मेथड, क्वेटरिंग एंड कॉनिंग मेथड, या फिर प्रॉक्सिमेट एनालिसिस? तो इसका आंसर है क्वेटरिंग एंड कॉनिंग मेथड। मैंने आपको क्वेटरिंग कॉनिंग मेथड काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियो लेक्चर में। आपने अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज़ वीडियो लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, अल्टीमेट एनालिसिस या अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टी है। मैंने आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एक एक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस दोनों केमिकल प्रॉपर्टी हैं। और सिक्वेस्ट्रेशन आप कह सकते हो कि है तो फिजिकल, लेकिन ये वॉल्यूम रिडक्शन के लिए नहीं है, सिक्वेस्ट्रेशन के लिए है। नेक्स्ट वो क्वेटरिंग एंड कॉनिंग मेथड के बारे में थोड़ा सा आपको रिमेंबर, अगर आप फॉरगेट कर गए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि आपके पास एक सैंपल है, आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हो डायगोनली। ठीक है, उसके बाद जो डायगोनल ही हैं आप उनको कैंसिल कर देते हो, और जो 2 अदर डायगोनल्स में आपके उनको आप फिर से सैंपल बना लेते हो, उसके साथ सेम प्रोसेस आप अप्लाई करते हो, दैट इज क्वेटरिंग एंड कॉनिंग मेथड। तो इस वजह से आपका वॉल्यूम रिडक्शन हो रहा है इसमें। ठीक है, ऐसे फर्दर जब तक आप एक सुटेबल वॉल्यूम पर नहीं पहुंच जाते हो तब तक आप उसका वॉल्यूम रिड्यूस करते रहते हो। देन फाइनल जब आपका एक सुटेबल अमाउंट में वॉल्यूम रिडक्शन हो जाता है, उसके बाद आप उस सैंपल की जाँच कर लेते हो जो भी आपको उसके साथ करना है। ठीक है, तो ये था क्वेटरिंग एंड कॉनिंग मेथड, वॉल्यूम रिडक्शन के लिए यूज़ होता है, सैंपल की जाँच करने के लिए आपके यूज़ होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। पर्सन लेफ्ट 20 ग्लूकोज बोटल्स एंड इंजेक्शंस, विच टाइप ऑफ वेस्ट ही जनरेटेड? एक आदमी ने 20 ग्लूकोज की बोतलें, इंजेक्शंस कहीं छोड़ दिए हैं। इस व्यक्ति ने किस प्रकार के अपशिष्ट को उत्पन्न किया? क्या वो कमर्शियल वेस्ट था, क्या वो ई वेस्ट था, क्या वो बायोमेडिकल वेस्ट था, या फिर म्यूनिसिपल वेस्ट था? तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी इसका आंसर पता ही होगा, तो ये बायोमेडिकल वेस्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके जो हॉस्पिटल्स वगैरह के इक्विपमेंट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो यूज़ हो रहे हैं, तो दैट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशंस मैंने आपको करा दी है। नेक्स्ट जब हम इसको रूल्स पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के, तो वहाँ हम इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट को। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए डेफिनेशंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाउ ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज एन ऑर्गेनिक मटेरियल इन द ब्यूरिड सॉलिड वेस्ट? दफन ठोस कचरे में एक कार्बनिक पदार्थ कैसे विघटित होता है? बाय ऑर्गेनिजम्स यूजिंग
हैवी मटेरियल्स, बाय ऑक्सीडेशंस या फिर बायो रेमेडिएशन। तो आई होप आपको भी इसका आंसर पता ही होगा। थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, चलिए सोच लीजिए आप। ओके, बायो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स ही आपके डिग्रेडेबल जो भी आपका सैंपल है उसको आप घटित करते हैं। तो यही पूछा था कि दफन ठोस कचरे में एक कार्बनिक पदार्थ कैसे विघटित होता है, ऑर्गेनिजम्स की सहायता से। मैंने आपको कुछ स्पेशली अर्थवॉर्म्स के नाम भी आपको लिखाए हैं, ठीक है, नोट डाउन प्लीज इट। मगर अगर आपको याद नहीं है तो आप चाहे उनका रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एग्जाम में नाम से आ जाता है और फिर आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए आप उनका नाम याद रख लीजिए, ठीक है। अर्थवॉर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायो ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं जो आपके डिग्रेडेबल सैंपल को डिग्रेड करें, ठीक है, उसमें मदद करते हैं वो। दैट्स वाई कॉल हम कहते हैं कि नेचर के पास अपने खुद के ऐसे प्रोसेस हैं जिससे वो रीजनरेट करता है, वेस्ट को ख़त्म करता है, डिस्कार्ड करता है और फ्लरिश करता है खुद से, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था नेचर के अपने खुद के प्रोसेस हैं। आपने तो अपने प्रोसेस बनाया, आपने इंसिनरेशन बनाया वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए, आपने कंपोस्टिंग बनाई। नेचर के पास अपने खुद के इतने प्रोसेस हैं, वो अच्छे से डिकम्पोज करता है। बट आप इतनी ज़्यादा अमाउंट में अगर आप जनरेट करने लगोगे तो प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज वेस्ट को नेचर बहुत अच्छे से डील करता है, वो खुद से अपघटित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट इज कलेक्टेड यूजिंग, कचरे को निम्न में से किसका उपयोग करके एकत्र किया जाता है? स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम, हॉल्ड कंटेनर सिस्टम, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो मैंने दोनों को बताया था। तो वेस्ट को दोनों ही तरीके से कलेक्ट कर सकते हो आप, चाहे वो स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम हो या फिर होल्ड। डिपेंड्स ऑन आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़ किस तरीके से काम कर रही है, आपके एरिया में किस तरीके से वेस्ट का कलेक्शन कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। हॉल्ड कंटेनर सिस्टम और स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम क्या होता है। हॉल्ड कंटेनर सिस्टम, एन एम्प्टी स्टोरेज कंटेनर इज हॉल्ड टू द स्टोरेज साइट टू रिप्लेस द कंटेनर दैट इज फुल ऑफ वेस्ट विच इज देन हॉल्ड टू द प्रोसेसिंग पॉइंट, ट्रांसफर स्टेशन और डिस्पोजल साइट। मतलब क्या करते हैं इसमें, आपका जो हॉल्ड कंटेनर सिस्टम है, म्यूनसिपॉलिटी आई, आपकी कम्युनिटी में उन्होंने एक डस्टबिन रख दिया, ठीक है, आप सब ने उसमें कूड़ा डालने लगे, कम्युनिटी डस्टबिन में आप कूड़ा डालने लगे। अब 4 दिन बाद कम्युनिटी फिर से आएगी, मतलब डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी समुदाय के बीच एक डस्टबिन उन्होंने रखा है। जब तक वो नहीं भरेगा तो तब तक तो कम्युनिटी आएगी नहीं, अर्बन लोकल बॉडी आएगी नहीं। तो ठीक है, जब भरने वाला होगा उससे पहले अर्बन लोकल बॉडीज़ को आ जाना चाहिए। ये एक अच्छी अर्बन लोकल बॉडीज़ की कुछ विशेषताएँ होती हैं, ठीक है। तो वो अगर वो आती है, अब अपने साथ वो एक खाली डस्टबिन लाएगी, उस खाली डस्टबिन को वहाँ पे रख देगी, और जो भरा हुआ डस्टबिन है, भरा का भरा डस्टबिन उठा के चाहे वो क्रेन की मदद से लेके जाए, वो आप अपने साथ ले जाएगी डिस्पोजल साइट तक। ये है हॉल्ड कंटेनर सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया हो। खाली डस्टबिन वो आपके यहाँ पे छोड़ गई, भरा हुआ डस्टबिन ले गई कम्युनिटी का अपने साथ डिस्पोजल साइट तक, ठीक है। फिर वहाँ उसको पलट देगी, अब 4 दिन बाद फिर उसी डस्टबिन को लेके आ जाएगी, और जो आपने फिर से भर दिया है वो फिर से ले जाएगी। ये था आपका हॉल्ड कंटेनर सिस्टम। अब स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम कंटेनर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ वेस्ट रिमेन एट द पॉइंट ऑफ कलेक्शन। द कलेक्शन व्हीकल जनरली स्टॉप alongside the storage container and manually load the waste from the storage container into the collection vehicle and then transfer the waste to the processing, treatment और disposal site। इसमें क्या करते हैं कि इसमें आपका जो डस्टबिन है, आपकी म्यूनसिपैलिटी उसको अपने साथ नहीं लेके जाएगी, ना ही वो एक खाली डस्टबिन लाके यहाँ पे रखेगी। अब वो क्या करते हैं, अपने साथ एक गाड़ी लेके आए, उसमें विन लगा हुआ ही होता है, आपने देखा होगा गाड़ियों में विन लगा हुआ होता है। अब वो मैनुअली उसके जो म्यूनसिपैलिटी के जो मैनुअल हैं, जो भी उसकी टीम है, आदमी हैं उसके पास, ठीक है, कार्यकर्ता कह सकते हो आप, पर्सनल जो भी हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं उनके, तो वो लोग क्या करते हैं मैनुअली, मतलब फावड़ा ले लिया उन्होंने, ठीक है, जिस भी तरीके से वो वेस्ट को अपने ड्रम में लोड करें, अपने बीन में लोड करें, कम्युनिटी का जो बीन था आपकी कॉलोनी में, ठीक है, उसमें से वो उसको मैनुअली, चाहे वो फावला, तसला, कुछ भी आपके यहाँ पे जो भी बोलते हो उन चीज़ों को, तो उनसे वो मैनुअली अपने बीन में भरते हैं, लोड करते हैं और फिर ट्रांसफ़र साइट पर ले जाते हैं। ये है स्टेशनरी, मतलब आपने जो कम्युनिटी में एक बीन है उसको रिप्लेस नहीं किया, उसके कूड़े को आपने अपनी गाड़ी में लोड कर लिया और आप ले गए। तो ये बेसिकली मेथड था। तो दोनों ही तरीके से वेस्ट कलेक्ट करती है म्यूनसिपैलिटी।
डिपेंड करता है कि आपकी म्यूनिसिपैलिटी कैसी फैसिलिटी दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायपर, सिरिंज, कॉन्डम्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स शुड बी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, थ्रोन अवे विद कवर। मतलब क्या उनको रिड्यूस करना चाहिए, क्या उनको रीयूज करना चाहिए, क्या उनको रिसाइकल करना चाहिए, या फिर थ्रोन अवे विद कवर, क्या? तो मैं थोड़ा सा इसके लिए टाइम जरूर दूंगा, प्लीज आप सोचिए खुद से। इसका आंसर है थ्रोन अवे विद कवर। ठीक है, चाहे वो डायपर हो, चाहे वो सिरिंज हो, चाहे वो कॉन्डम्स हो, तो उनको कवर करके ही हमें फेंकना चाहिए। ठीक है, डायपर्स को हम कैसे करते हैं? सिरिंज का तो आप सभी को पता होगा कि सिरिंज चूँकि नुकीली होती है और इन्फेक्टेड भी हो सकती है वो। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को लगाते हैं, कोई नॉर्मल इंसान है तो वो तो अपने सुई नहीं ठुकवाएगा। ठीक है, तो कोई बीमारी इंसान के ही सुई लगती है, इंजेक्शन्स लगते हैं। तो सिरिंज जो होती है और चूँकि नुकीली होती हैं आपको क्षति भी पहुंचा सकती हैं, इसलिए उनको कवर करके सिरिंज को फेंकते हैं। ठीक है, सिरिंज में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब डायपर को कैसे हम डिस्कार्ड करते हैं और कॉन्डम्स को हम कैसे डिस्कार्ड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डंप डायपर कॉन्टेंट्स इनटू टॉयलेट्स। ठीक है, या तो आप टॉयलेट्स में उनको डंप कर सकते हो, या फिर रैप अप द डायपर, आपने उसको रैप किया। रैपर जो उसका आता है आप उसी को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि सपोज दैट आपने एक तो वो था, उसके बाद आपने एक पन्नी में उसको पैक किया, फिर फेंकने गए, तो एक वजह से और वेस्ट बढ़ गया। इससे अच्छा जो पन्नी में आता है आपके, जो पॉलिथीन में आता है, आप उसी में पैक करिए, रैप करिए और प्लेस द डायपर इन ए सील्ड कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर डाल दीजिए और अपने हाथ धो लीजिए। ये था डायपर को डिस्कार्ड करने का। अब ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। ऑल दो आपने देखा होगा डायपर्स कुछ नॉर्मल कूड़े के साथ डाल देते हैं लोग, गाड़ी कचरे की आई उसमें डाल देते हैं, तो वो गलत है। डायपर्स को उस टाइप से डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये वेरी वेरी रॉन्ग है और नहीं करना चाहिए। आप सब भी इससे अवेयर होने चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग अवेयर हो, बिकॉज आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं इंडिया के। ठीक है, तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशंस यही करता हूँ कि आप तो एटलीस्ट, अगर आपकी फैमिली में भी कुछ चाइल्ड्स हैं, ठीक है, तो आप अगर उनके डायपर्स वगैरह को मतलब डिस्कार्ड करते हो, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशंस करता हूँ कि आप तो ये प्रोसेस फॉलो ना करते होंगे, जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग करते होंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्डम्स को हम देख लेते हैं कि कैसे डिस्कार्ड करते हैं। टाई ए नॉट इन द कॉन्डम और रैप इन टिश्यूज, रैम द बंडल डीप इन द ट्रैश और पॉकेट इट एंड गो आउट, पुट इन ए पब्लिक बेस्ड बिन आउटसाइड। ठीक है, आप एक गांठ लगा दीजिए उसमें, ठीक है, ताकि आपका जो स्पर्म्स हैं वो बाहर ना आए। ठीक है, वो भी इन्फेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगर सब क्योंकि ठीक है, जीन्स या फिर आप कह सकते हो क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो वो डिफरेंट हो सकता है ना, तो उस वजह से वो इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए आप उसको सबसे पहले नॉट जब आप उतारते हैं तो उसमें नॉट लगाइए एक, ठीक है, गांठ लगा दीजिए उसमें ताकि वो बाहर ना आए। उसके बाद रैप करिए इसको आप टिश्यू के साथ और रैम द बंडल डीप इन द ट्रैश। मतलब आप एक आउटसाइड अगर आप जा रहे हो तो एक कम्युनिटी डस्टबिन में आप फेंक सकते हो, लेकिन रैप करके आप फेंकिए। ठीक है, आप उसको गड्ढा खोद के भी मोस्टली दबा देते हैं, लेकिन वो सब ये है कि आपने सपोज दैट कहीं भी गड्ढा खोद के दबा दिया, कल के दिन को उस गड्ढे को कोई भी खोद सकता है। ठीक है, जिसे नहीं पता है वो तो खोद ही सकता है ना, तो उससे बेटर होगा कि आप उसको रैप करिए। सबसे पहले आप उसमें नॉट लगाइए, उसके बाद आप उसको रैप कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप डस्टबिन में फेंक देंगे, कम्युनिटी डस्टबिन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बेस्ट प्रोसेस है। सेम मैं इसके लिए भी आपको एक्सपेक्ट करता हूँ। मे बी आप में से बहुत सारे लोग मैरिड होंगे, तो सेम मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ये प्रोसेस अप्लाई करें, फॉलो करें, बिकॉज आप लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस, सिरिंज का तो सभी को पता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस किसी भी टाइप का आ सकता है, आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस नहीं बन सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि ये कंटेंट एप्रोप्रिएट नहीं है, एग्जाम में ऐसा कंटेंट नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चंस को कैसे डील करते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस टाइप का भी आ सकता है, इसलिए आप एक ब्रॉड माइंड से इसको सोचिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच इज़ नॉट अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कौन एक भौतिक विशेषता नहीं है? कंपोजिशन, मैनुअल, सेग्रीगेशन, एस फ्यूजिंग पॉइंट स्टडी या फिर पार्टिकल साइज। ठीक है, तो ये तीनों तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया है कि तीनों ये आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, जबकि एस फ्यूजिंग पॉइंट स्टडी ये केमिकल स्टडी है। ठीक है, तो फ्यूज के बारे में देख लेते हैं। एश के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ पता लग गया होगा। इन द कोल बेस्ड कंबस्शन एंड गैसिफिकेशन प्रोसेस मिनरल मैटर कंटेन इन द कोल इज लेफ्ट एज एन इनकम्बस्टिबल रेसिड्यू, टर्म एस। कोयला आधारित जो दहन होते हैं या फिर गैसीकरण प्रक्रियाओं में कोयले में निहित खनिज पदार्थों को एक दहनशील अवशेष के रूप में छोड़ दिया जाता है, जिसे राख कहा जाता है। ठीक है, जो बचता है जलने के बाद, कोयले आधारित संयंत्रों में जलने के बाद कुछ बचता है, दैट इज नोन एज राख। ठीक है, वो राख कहलाता है। Commonly, as deposits are formed on the heat-absorbing surface of the exposed equipments of the combustion gasification process, this deposit lead to the occurrence of slagging or fouling and consequently reduce process efficiency. आमतौर पर दहन गैसीकरण प्रक्रियाओं के प्रदर्शित उपकरणों की गर्म अवशोषित सतहों पर राख जमा हो जाती है। ये जमा स्केलिंग या फाउलिंग की घटना की ओर ले जाती है। ठीक है, इससे वजह से फाउलिंग होने लगती है और परिणाम स्वरूप प्रक्रिया की दक्षता में कमी आती है। ठीक है, ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि दक्ष होना चाहिए ना आपका इक्विपमेंट जो है, तो दक्षता में कमी आ जाती है। तो इसलिए आपको क्या करते हैं आप कि एश कम से कम बने, आपको एक बेस्ट टेम्परेचर शूट जो होता है, बेस्ट टेम्परेचर शूट जो होता है, तो आप उसको आपको मेज़र करना होता है, इसलिए ये केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए। ठीक है, जहाँ कम से कम रैक जनरेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल साइज इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग, कण आकार किसका उपयोग करके निर्धारित किया जाता है? अल्टीमेट एनालिसिस, वर्नियर स्केल, ट्रॉमल स्क्रीन या फिर गैग मेथड। तो ये भी मैंने वीडियो लेक्चर में अच्छे से बताया था आपको, ट्रॉमल स्क्रीन। ठीक है, ट्रॉमल स्क्रीन का हम यूज़ करते हैं, मैं एक ट्रॉमल स्क्रीन का यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो जो मैंने अपनी वीडियो में लगाया था वो मैं यहाँ पे लगाने वाला था, बट मैं वो भूल गया हूँ। ठीक है, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। तो ट्रॉमल स्क्रीन के बारे में जान लेते हैं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका फोटो भेज दूंगा। ट्रॉमल स्क्रीन ऑल्सो नोन एज रोटरी स्क्रीन इज ए मैकेनिकल स्क्रीन मशीन यूज्ड टू सेपरेट मटेरियल मेनली इन द मिनरल्स एंड सॉलिड बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एक ट्रॉमल स्क्रीन जिसे रोटरी स्क्रीन के रूप में भी जाना जाता है, एक यांत्रिक स्क्रीन मशीन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खनिज और ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योगों में सामग्री को अलग करने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक स्पायरल फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये एक होती है। ठीक है, इसमें 2-3 सेक्शन में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पे सपोज दैट इतने बड़े बड़े खाने हैं। ठीक है, 4 ही खाने बने। यहाँ पे क्या करेंगे, इन्होंने इतने खाने बना दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, और ज़्यादा खाने बना देंगे। ठीक है, और पतली जाली हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में आप प्लीज़ डिज़ाइनिंग पे मत जाइए, डिज़ाइनिंग बहुत बेकार है, बिकॉज मैं कोई पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये और कणों का जो जाली का आकार है वो महीन होता जाता है, बारीक होता जाता है, जिस वजह से आपके पार्टिकल्स को आप अलग अलग कर सकते हो। तो ये ट्रॉमल स्क्रीन का मेथड है और कण आकार इसी से ज्ञात किया जाता है, सेपरेट किया जाता है आपके बेस्ट को। आई होप आपको 15 के 15 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए, समझ में आ गए हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से स्टडी करिए। थैंक्स अगेन।